बेटा हम कर रहे थे अलंकार, कल हमने किए शब्द अलंकार, आज है अर्थालंकार। तो प्रमुख अर्थालंकार हैं वो हैं आपके उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, मानवीकरण अलंकार तथा अतिशयोक्ति अलंकार। तो सबसे पहले है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या है? अत्यंत सादृश्य के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। कि अत्यंत सादृश्य यानी एक से अत्यंत एक जैसे दिखने के कारण लेकिन बिल्कुल अलग होने पर भी एक वस्तु है या प्राणी है उसकी तुलना है प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से करते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। दो पक्षों की तुलना करते समय उपमा अलंकार में निम्नलिखित 4 तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। कि जो उपमा अलंकार में जो तुलना करते हैं हम उसमें 4 महत्वपूर्ण जो तत्व हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है वो हैं उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो उपमेय क्या है? जिसको उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है उसे उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं। जैसे चांद सा सुंदर मुख, इस उदाहरण में मुख है वो क्या है? उपमेय है। जिसकी उपमा दी जाती है, जिसका वर्णन किया जा रहा है। वर्णन किसका कर रहे हैं? मुख का। तो यह है उपमेय। दूसरा है आपका उपमान। उपमान वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जाती है। उपमान क्या होता है? जिस वस्तु प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी है जिससे हम तुलना करते हैं उपमेय की, वो है उपमान। तो इस उदाहरण में जो चांद है वो क्या है? उपमान है। कि चांद सा सुंदर मुख है, इसके अंदर मुख तो उपमेय है और चांद है वो उपमान है। साधारण धर्म क्या है? उपमेय और उपमान का परस्पर समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। यानी साधारण धर्म क्या हो गया? कि दोनों में किस चीज़ के कारण हम समानता दिखा रहे हैं, कि दोनों में ऐसा कौन सा गुण है जो सामान्य है। तो क्योंकि चांद भी सुंदर है और मुख भी सुंदर है इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? सुंदर है वो साधारण धर्म है। वाचक शब्द है जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है। वाचक शब्द क्या है? जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान हो रही है वो है जैसे सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, जो, सरिस, के समान आदि, ये वाचक शब्द है। तो यानी किसी भी जब काव्य में ये शब्द आ जाते हैं सा, सी, तुल्य, सम, जो, जैसा, सरिस, तो इससे आप पहचान जाओगे कि ये उपमा अलंकार है। यदि ये चारों तत्व उपस्थित हो तो पूर्ण उपमा होती है, परंतु कई बार इनमें से एक गुण लुप्त हो जाता है तो उसे लुप्त उपमा कहते हैं। निम्नलिखित उदाहरण उपमा अलंकार के हैं। तो उपमा अलंकार के कुछ उदाहरण हैं जैसे मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। तो देखो इसके अंदर सा शब्द आ गया, वाचक शब्द हो गया आपका सा। तो उपयुक्त काव्य पंक्ति में जो टीला है वो तो क्या है? उपमेय है। और मखमल के झूले पड़े हाथी उपमान है और सा वाचक है, किंतु इसमें साधारण धर्म नहीं है, वह छिपा हुआ है। कवि का आशय है कि मखमल के झूले पड़े विशाल हाथी सा टीला। यहाँ विशाल जैसा कोई साधारण धर्म लुप्त है, अतः इस प्रकार की उपमा का प्रयोग लुप्तोपमा में अलंकार में होता है। दूसरा उदाहरण है प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। तो यहाँ पर जैसे शब्द आ गया तो यहाँ पर प्रातःकालीन नभ है उपमेय, शंख है उपमान, नीला है साधारण धर्म और जैसा है वाचक शब्द। काम सा रूप, प्रताप, दिनेश सा, सोम सा, शील और राम महीप सा। तो यहाँ पर कौन सा धर्म आ गया? सा आ रहा है। तो यहाँ पर उपमेय है राम, किंतु उपमान यानी साधारण धर्म और वाचक ये 3 हैं कि काम सा रूप, दिनेश सा प्रताप और सोम सा शील। तो यहाँ इस प्रकार में उपमेय एक और उपमान अनेक है, वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट है आपका कुछ अन्य उदाहरण हैं इसके, जैसे हरिपद कोमल कमल से। तो यहाँ पर से आ गया आपका हरिपद उपमेय, कोमल हो गया, कमल हो गया आपका उपमान, कोमल साधारण धर्म और से वाचक। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेर। तो सी आ रहा है बेटा इसके अंदर। तो फूल हो गया उपमान, बच्ची हो गई उपमेय और कोमल साधारण धर्म और सी वाचक। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकर्ण दिव्य दाहसी। तो सी आ रहा है इसके अंदर। तो उपमा अलंकार है यहाँ पर। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंत कैसे सो रहे। अरविंद से शिशुवृंत, तो यहाँ पर से किसके क्या आ गया? आपका वाचक शब्द आ गया। अरविंद है जो आपका उपमान हो गया और शिशुवृंत है वो उपमेय हो गया।
नदियाँ जिसकी यश धरा सी बहती हैं अब भी निशी वासर। तो सी के द्वारा पहचान हो गई। पी पर पा सरिस मन डोला। सरिस यानी समान, के समान हो गया, सरिस आ गया तो उपमा अलंकार है। मुख बाल रविशम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। सम आ गया, सा भी आ गया। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा व्यर्थ धरु धनु बाण ठुहारा। तो यहाँ पर भी सम आ गया, तो ये क्या है, उपमा अलंकार है। तो ये हो गया आपका उपमा अलंकार। बाकी अलंकार, रूपक अलंकार हम कल करेंगे। तो आपको काम क्या करना है बेटा, ये उपमा अलंकार की परिभाषा लिखनी है, इसके जो ये 4 तत्व हैं ये भी लिखने, इसके साथ साथ में आपको उदाहरण लिखने हैं, 5 से 6 उदाहरण लिखने हैं। तो ये काम आपको नोटबुक में नोट करना है। Hello dear students, this is English class of class 9th and I am Hirlal sir from MLP International School Rajpura. This is our textbook moment and we are going through our 6th chapter and this is the 4th video of this chapter, Weathering the Storm in Irshama. Okay, let us start. Basic needs, beta, up to basic needs we have completed and now we are going to the next paragraph. Prashant found that a large number of children had been orphaned. प्रशांत फाउंड यानी प्रशांत ने पाया कि बड़ी संख्या में बच्चे जो है वो अनाथ है। वहाँ पर बड़ी संख्या में बच्चे अनाथ थे। He brought them together. उन सभी को उसने इकट्ठा किया and put up a polythene sheet shelter. और उनके लिए एक पोलोथीन का, हम कहें पोलीथीन की शीट से एक शेल्टर बनाया उनके लिए, for them, उन सभी के लिए, जिस प्रकार भी पिक्चर में आप देख रहे हैं। Women were mobilized to look after them. औरतों को इकट्ठा किया गया उनकी देखभाल करने के लिए। While the men secured food and materials for shelter. जबकि आदमियों की ड्यूटी जो लगाई उसने कि भाई वे भोजन को लेके आएंगे और दूसरे जो आवश्यक वस्तुएं है जिनको हम कहें शेल्टर में आवश्यकता है उनका प्रबंध करेंगे। As the week passed, कहते हैं कि जैसे ही हफ्ते गुजरने लगे, प्रशांत was quick to recognize, प्रशांत बहुत जल्दी ही समझ जाता गया that women and children, कि भाई औरतें और बच्चे वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रिप, वो अपने दुख में गहराई से डूब रहे हैं। ही परसुएडेड विमेन्स टू स्टार्ट वर्किंग इन फूड फॉर वर्क, उसने वहाँ पर औरतों को मनाया कि उन्हें काम करना चाहिए, काम के बदले अनाज में। जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था बाय एन एनजीओ, एक एनजीओ के द्वारा, कि भाई आप उसमें काम कीजिए। एंड फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए। ही ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट, उसने खेलों को आयोजित, जो खेल जो थे वे आयोजित करवाए। ही हिमसेल्फ लव्ड टू प्ले क्रिकेट, वह स्वयं क्रिकेट खेलना भी उसे अच्छा लगता था। एंड सो, इसलिए ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, उसने बच्चों के लिए क्रिकेट के मैच ऑर्गेनाइज कराए। प्रशांत एंगेज्ड विद अदर वॉलंटियर्स इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लिव्स। प्रशांत जो था स्वयंसेवकों के साथ व्यस्त हो गया था विधवाओं की मदद में और बच्चों में जो कि अपने जीवन में टूट चुके थे, उन बच्चों की उन्होंने मदद की। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वाज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फेन्स एंड विडोज, वहाँ की सरकार ने कुछ ऐसी संस्थाएं खोलने का प्रावधान किया कि भाई ऐसी संस्थाएं खोलेंगे हम
जो अनाथों के लिए और विधवाओं के लिए थी। However, this step was successfully resist. Resist का मीनिंग होता है टू स्टॉप। जैसे तैसे इस योजना का विरोध हुआ, सफलतापूर्वक ये योजना रोक दी गई। एज इट वॉज फेल्ट कि इसके बारे में ऐसा माना गया दैट इन सच इंस्टीट्यूशंस कि ऐसी संस्थाओं में चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव, बच्चे जो है वो बगैर प्यार के बड़े होंगे, और बच्चों को तो प्यार चाहिए बेटा। एंड विडोज और विधवाएं वुड सफरिंग फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, ऐसी संस्थाओं में जो औरतें जो है वो कलंक और अकेलेपन से जूझेगी। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड orphans should be resettled in their own community itself. प्रशांत के समूह का ये विश्वास था कि अनाथ बच्चों को उन्हीं के ही समुदाय में दोबारा से सेटल किया जाए। पॉसिबली इन न्यू फोस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन। उन्होंने बताया कि नए जो परिवार हैं जिनमें जिन विधवाओं के जिनके बच्चे नहीं हैं वो अडॉप्ट करें, और बच्चे जो है वो बगैर बड़ों की केयर के कभी पल पोस कर बड़ा, यानी हम ये कह सकते हैं वो बड़े नहीं हो सकते। इट इज़ 6 months आफ्टर द डिवेस्टेशंस ऑफ द सुपर साइक्लोन, उस विनाशकारी जो चक्रवात था उसके 6 महीने बीत जाने के बाद, दिस टाइम प्रशांत वोंडेड स्पिरिट हील्ड, अब प्रशांत की जो घायल आत्मा थी वो ठीक हो गई थी। सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू ब्रदर अबाउट हिज ओन प्लान ओन पेन, क्योंकि उसके पास खुद के दुखों पर रोने के लिए, चिंता करने के लिए टाइम ही नहीं था। क्योंकि बेटा जब हम काम में व्यस्त होते हैं तो हम उन चीज़ों पर, क्योंकि हम कहते हैं जब खाली होते हैं तो उन चीज़ों पर हमारा ध्यान जाता है। हिज हैंडसम यूथफुल फेस इज what the widow and orphan children of his village seek out of most in their darkest hour of grief। और ऐसा भी माना जाने लगा his handsome youthful face, उसका युवा सुंदर चेहरा, जो यानी प्रशांत के बारे में बात हो रही है, जिनको हमेशा विधवाएं और अनाथ बच्चे जो है गांव के अंदर जब कभी भी कोई घोर आपदा आती थी हमेशा उसको ढूंढते रहते थे। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से प्रशांत इज ए obviously a young leader, obviously that he has the quality of a leader. So this chapter gives us a message that we should always ready to help the others. This is the most quality of a leaders. Thank you. Good morning students, welcome again. So in our previous lecture we have discussed about our part number 3 of this chapter number 3, the Nazism and the rise of Hitler. So in our previous lecture we have discussed that a situation was created that was called hyperinflation, means the prices was so rose, means so high, and a situation when prices rise phenomenally high, that is called hyperinflation. And today we will discuss our part number 4, the years of depression, means मंदी के साल। कि एक तरह से इस तरह की सिचुएशन अभी आ गई थी कि बहुत ज़्यादा मंदी जो है स्टार्ट हो गई थी। द पीरियड बिटवीन 1924 एंड 1928 सॉ सम स्टेबिलिटी। सन 1924 से 28 तक जर्मनी की जो आर्थिक स्थिति थी वो एक तरह से स्टेबल रही। ऑल्दो दिस वाज बिल्ट ऑन सैंड, मतलब ऐसा लगता था कि ये जैसे कि एक रेत के ढेर पर खड़ी हुई हो, मीन्स एक तरह से स्टेबल सिचुएशन थी। जर्मन इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स लार्जली फ्रॉम द यूएसए। अब जर्मनी की जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ थी उसमें जो सुधार था वो मुख्यतः अमेरिका द्वारा दिए गए कर्जों पर आधारित था, मींस
जो टोटली डिपेंड थे जर्मनी लोग, वो शॉर्ट टर्म लोन्स पे जो कि यूएसए के द्वारा दिए जा रहे थे उसी पे डिपेंड थे। दिस सपोर्ट वाज विथड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। 1929 में जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज मीन्स शेयर बाजार स्टार्ट हुआ तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई। मीन्स जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज मीन्स शेयर बाजार का रेट जो है वो गिर गया, विड्रॉ हो गया, तो ये भी क्रैश हो गया जो जर्मनी को हेल्प मिल रही थी अमेरिका की तरफ से। फियरिंग ए रिडक्शन इन प्राइसेस पीपल मेड फ्रैंटिक एफर्ट्स टू सेल देयर शेयर्स। अब कीमतों में जो गिरावट थी, प्राइसेस जो गिर गए थे, शेयर मार्केट जो है गिर गया था, उसकी गिरावट की एक आशंका को देखते हुए लोगों ने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि भाई प्राइसेस जो है रिड्यूस होंगे तो इससे अच्छा है कि वो अपने जो शेयर्स हैं उनको सेल कर दें, उनको सेल कर दें, उनको बेच दें। तो उन्होंने बहुत जल्दी अपने अपने शेयर बेचने स्टार्ट कर दिए। अब हम देखेंगे कि 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर। केवल 24 अक्टूबर के दिन ही 1.3 करोड़ शेयर जो है बेचे गए। मीन्स 13 मिलियन शेयर्स जो है बेचे गए। दिस वाज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। और ये स्टार्टिंग थी जहां से आर्थिक महामंदी शुरू हो गई और इसी को हम ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कह रहे हैं। ओवर द नेक्स्ट 3 years बिटवीन 1929 एंड 1932 द नेशनल इनकम ऑफ द यूएसए फेल बाय हाफ। 1929 से 1932 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की जो नेशनल इनकम थी वो पिछले सालों की तुलना में आधी रह गई। मीन्स बहुत ज्यादा नुकसान जो है हो गया और पूरी तरह से शेयर्स या जो पूरी तरह से इनकम थी वो कम हो गई। फैक्ट्रीज शट डाउन, एक्सपोर्ट फेल, फार्मर्स वर बैडली हिट एंड स्पेकुलेटर्स विथड्रू देयर मनी फ्रॉम द मार्केट। अमेरिका की फैक्ट्रियां भी बंद हो रही थी और जो वहां एक्सपोर्ट था वो भी गिरता जा रहा था, निर्यात भी बंद हो रहा था। किसानों की भी हालात जो है वो बहुत ज्यादा खराब थे और जो सट्टेबाज स्पेकुलेटर्स होते हैं, मीन्स एक तरह से जो सट्टे लगाते हैं, जुआ वगैरह जो खेलते थे, वो बाजार से अपना पैसा खींचते जा रहे थे फ्रॉम द मार्केट। द इफेक्ट्स ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी वर लेफ्ट वर्ल्ड वाइड। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का प्रभाव दुनिया भर के बहुत सारे देशों पर पड़ा। Now, next paragraph. The Germany economic was the worst hit by the economic crisis. इस मंदी से जो जर्मनी की इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा मीन्स सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। By 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन was reduced to 40% of the 1929 level. 1932 में जर्मनी का जो औद्योगिक उत्पादन था, जो प्रोडक्शन था, वो 1929 की अपेक्षा केवल 40% ही रह गया था। मीन्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया था। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स और वर पेड रिड्यूस्ड वेजेस। जर्मनी में बेरोजगारों की संख्या जो है बढ़ रही थी और जो मजदूरों के वेतन थे वो बहुत ज्यादा गिर चुके थे। काफी लोगों ने अपनी जॉब भी खो दी थी। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड टच्ड एंड अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन। अब जो जर्मनी में बेरोजगारों की संख्या थी, अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और 60 लाख तक उसकी संख्या जा पहुंची। मीन 60 लाख बेरोजगार जो है सामने खड़े हो गए। एज ए रिजल्ट पीपल वर विलिंग टू डू एनी वर्क। अनएम्प्लॉयड यूथ्स प्लेड कार्ड्स और सिंपली सैट एट स्ट्रीट कॉर्नर्स। अब सिचुएशन कुछ इस तरह की हुई। अब सिचुएशन क्या हुई कि जर्मनी की सड़कों पर, रोड पे ऐसे लोग बहुत ज्यादा संख्या में घूमते हुए दिखाई देने लगे जो इस तरह का कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, विलिंग टू डू एनी वर्क। तो वो इस तरह का जो लिख के तख्ती जो है गले में लटकाए रहते थे, विलिंग टू डू एनी वर्क लिख के कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ रही थी कि लोगों को कोई काम नहीं मिल रहा था और वो इस तरह के कार्ड्स वगैरह लगा के गले में डाल के स्ट्रीट कॉर्नर्स पे खड़े रहते थे। एज जॉब डिसअपियर द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड टोटल डिस्पेयर बिकम कॉमन प्लेस। अब एक तरह से लोगों के पास नौकरी थी नहीं तो बेरोजगार जो नौजवान थे या तो सारा दिन ताश खेलते रहते थे, प्लेड कार्ड्स ताश खेलते रहते थे, या फिर वो एक तरह से स्ट्रीट पर झुंड बनाए खड़े रहते थे, जैसे अभी मैंने बताया कि वो इस तरह के तख्ती गले में लटका के। तो रोजगार दफ्तरों के बाहर भी बेरोजगारों की लंबी लंबी लाइनें देखी जा सकती थी। जैसे जैसे रोजगार कम होते जा रहे थे, जो यूथ थे, युवा वर्ग जो था, उनकी जो आपराधिक गतिविधियों का ग्राफ मींस क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है वो ज्यादा करते जा रहे थे और चारों तरफ एक
डिसअपॉइंटमेंट जैसा या डिस्पेयर मीन्स एक हताशा जैसा, निराशा जैसा माहौल जो है फैला हुआ था। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड deep anxieties and fears in people. The middle classes, especially salaried employees and pensioners, saw their savings diminish when the currency lost its value. अब आर्थिक संकट के कारण लोगों में बहुत ज्यादा बेचैनी, बहुत ज्यादा डर पैदा हो गया, लोगों में बहुत फियर पैदा हो गया जो मिडिल क्लास के पीपल थे। अब जैसे जैसे जो वैल्यू गिरता जा रहा था, जैसे जैसे मुद्रा का वैल्यू, करेंसी का वैल्यू कम होता जा रहा था, तो जो मिडिल क्लास के पीपल थे, वो कर्मचारी जो थे, पेंशनर्स जो थे, उनकी जो बचत भी थी वो भी खत्म होती जा रही थी धीरे धीरे। उन्होंने भी देखा कि जैसे जैसे करेंसी जो है लॉस्ट होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो हमारी बचत भी सिकुड़ती जा रही है। अब स्मॉल बिजनेसमैन, द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर्स सफर्ड एज देयर बिजनेसेस गॉट ruined. These sections of society were filled with the fear of proletarianization. ओके, मीन्स कारोबार जब बंद हो गए लोगों के, तो जो छोटे मोटे व्यापारी थे और जो अपने रोजगार में लगे लोगों की हालत भी दिनों दिन खराब होती जा रही थी, जिन्होंने अपना खुद का बिजनेस भी किया हुआ था। अब लोग एक तरह से डर गए थे, समाज के इस तरह की सिचुएशन देख के लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। अब उनको डर था। Working class, rank of the working class or were still the unemployed. Only organized workers could manage to keep their heads above water, but unemployment weakened their bargaining power. अब इसमें क्या था कि समाज के इस तरह की हरकत देख के लोग डर गए थे। उनको डर हो रहा था कि यही स्थिति रही तो वे भी एक दिन मजदूर बन जाएंगे, या हो सकता है कि उनके पास काम करने के लिए कोई काम ही ना रहे। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही शेष थे, ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो थे वो ही शेष थे। सो वो मैनेज कर रहे थे कि एक तरह से जो है कीप देयर हेड्स अबव वाटर बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर बार्गेनिंग, जिनमें संघर्ष करने की थोड़ी बहुत हिम्मत जो है बची हुई थी। वैसे तो उनके सिर के ऊपर से भी पानी निकला जा रहा था, लेकिन फिर भी वो इस बेरोजगारी की स्थिति को एक तरह से मैनेज कर रहे थे। बिग बिजनेस वाज इन क्राइसिस। अब बेरोजगारों की संख्या जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। बेरोजगारों की लगातार बढ़ती संख्या जो थी, उनकी मोल भाव की क्षमता भी प्रभावित हो रही थी। अब बिग बिजनेस वाज इन क्राइसिस, तो बड़े व्यवसाय जो थे, बड़े बिजनेस थे, वो भी संकट में थे। द लार्ज मास ऑफ पीजेंट्री वाज अफेक्टेड बाय अ शार्प फॉल इन एग्रीकल्चरल प्राइसेस एंड वुमेन unable to fill their children's stomachs were filled with a sense of deep despair. अब क्या था कि किसानों का भी एक बहुत बड़ा वर्ग था, एक ग्रुप था जो कृषि उत्पादों की प्रोडक्शन की कीमतें गिरने से परेशान था, एग्रीकल्चरल प्राइसेस से परेशान था। और औरतें जो थी, मीन्स एक तरह से यूथ का भी अपना जो फ्यूचर था वो अंधकार में लग रहा था। अपने बच्चों का पेट भरने की चिंता में, वर फिल्ड विद ए सेंस ऑफ डीप डिस्पेयर चिल्ड्रंस स्टोमक्स, अपने बच्चों का पेट भरने की चिंता में असफल औरतों के दिल भी बैठे जा रहे थे, क्योंकि वो सोच रही थी कि अब किस तरह से हम अपने बच्चों को खिलाएंगे। तो महामंदी जो है ये इस तरह की है स्टूडेंट्स, कि उसमें इन्हीं को हम ईयर्स ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, कि जो सारी चीजें जो है गिर गई थी और महंगाई जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लोगों के पास रोजगार था नहीं, तो लोग कहाँ से अपना गुजारा जो है करते। नाउ politically too, the Weimar Republic was fragile. The Weimar Constitution had some inherent defects which made it unstable and vulnerable to dictatorship. अब राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य बहुत नाजुक दौर से जो है गुजर रहा था। वाइमर संविधान में बहुत सारी ऐसी कमियां थी। द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स, बहुत सारे ऐसे डिफेक्ट्स थे विच मेड इट अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप, जिनके कारण जो रिपब्लिक था उसको कभी भी अनस्टेबल और डिक्टेटरशिप का सामना करना पड़ सकता था। तो दिस मेड अचीविंग ए मेजोरिटी बाय एनी वन पार्टी ए नियर इम्पॉसिबल टास्क लीडिंग टू ए रूल बाय कोलिशंस। अब इस तरह से इनमें से पहली कमी का संबंध जो है एक प्रतिनिधित्व से था, उसके रिप्रेजेंटेटिव से था। तो इसके कारण किसी भी एक पार्टी को बहुमत मिलना बहुत ज्यादा असंभव हो गया था, इम्पॉसिबल टास्क हो गया था, coalition होना। Another defect was Article 48 which gave the president the powers to impose emergency, suspend civil rights and rule by decree. दूसरी मुख्य समस्या क्या थी? आर्टिकल 48 इसके कारण थी, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, मीन्स इमरजेंसी लागू करने, नागरिक अधिकारों को रद्द करने और अध्यादेशों द्वारा शासन चलाने का अधिकार दिया गया था।
So within its short life, अपने छोटे से जीवन में, the Weimar Republic saw 20 different cabinets lasting on an average 239 days and a liberal use of Article 48. अब इस छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य पर 20 मंत्रिमंडलों ने शासन किया। उनकी औसत अवधि, एक तरह से उनका जो टाइम पीरियड था वो 239 डेज से ज्यादा नहीं था, जो एवरेज टाइम पीरियड था उनका। एंड ए लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48, और अनुच्छेद 48 का भी खुलकर प्रयोग किया गया। पर हुआ क्या कि द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज, लेकिन सिचुएशन अभी भी मैनेज नहीं हुई। स्थिति जो है, जो पूरा संकट था वो अभी भी दूर नहीं हो पाया इतने सारे नुस्खे आजमाने के बाद भी। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम विच सीम्ड टू ऑफर नो सॉल्यूशंस। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में से लोगों का विश्वास जो है बिल्कुल उठने लगा, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। तो स्टूडेंट्स, ये था आज के बारे में, द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन के बारे में। एंड टुमारो वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, Hitler's rise to power, the main point of this chapter. Okay, so you have to read this chapter. Thank you. तो बेटा सस्पेंशन क्या होते हैं देखिएगा। We have just studied that substances which are soluble in water or any other liquid form solution. हमने अभी तक पढ़ा है कि ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में या किसी और लिक्विड में घुल जाते हैं, सोल्यूबल है, वो किसका फॉर्मेशन करते हैं बच्चों? सॉल्यूशन का। बट दो सब्सटेंसेस विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर फॉर्म सस्पेंशन। लेकिन ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में इनसोल्यूबल है वो क्या बनाते हैं बेटा? सस्पेंशन बनाते हैं। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर है in which the small particles of a solid are spread throughout a liquid without dissolving in it. सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें स्मॉल पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड, किसी सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल स्प्रेड हो जाते, फैल जाते हैं थ्रू आउट द लिक्विड, पूरे लिक्विड में, विदाउट डिजोल्विंग इन इट, बिना डिजोल्व हुए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर चाक का पाउडर बना करके चौक पाउडर को वाटर में डिजोल्व करते, तो बेटा चौक पाउडर वाटर में डिजोल्व नहीं होता। चौक के स्मॉल पार्टिकल्स वाटर में सस्पेंडेड होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं जिगजैग मोशन में। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन, चौक वाटर मिक्सचर, मड्डी वाटर, कीचड़ का जो पानी है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है बच्चों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है, MgO इन वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। ये एंटासिड का काम करता है। सैंड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, वाटर में आपने सोयल मिला दी, मिट्टी मिला दी, तो उसके पार्टिकल भी सस्पेंड हो जाते हैं। और फ्लावर इन वाटर, आपने आटा अगर वाटर में मिलाया हो तो वो भी क्या बनाता है बच्चों? सस्पेंशन। चौक वाटर मिक्सचर इज ए सस्पेंशन ऑफ फाइन चौक पार्टिकल इन वाटर। चौक वाटर मिक्सचर क्या है? सस्पेंशन ऑफ फाइन चौक, पाउडर चौक का पार्टिकल इन वाटर में मिक्सचर। मड्डी वाटर इज ए सस्पेंशन ऑफ सोयल पार्टिकल इन वाटर। मड्डी वाटर में क्या होता है? सोयल के पार्टिकल होते हैं वाटर में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज ए सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है बच्चों OMgOH होल ट्वाइस। प्लीज नोट दैट सॉलिड पार्टिकल्स एंड वाटर रिमेन सेपरेट इन सस्पेंशन, अलग अलग रहते हैं, डिजोल्व नहीं होते, मिक्स नहीं होते। द पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। वी विल नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सस्पेंशन। अब हम सस्पेंशन की प्रॉपर्टी को बच्चों स्टडी करेंगे। तो सस्पेंशन बेटा ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सॉलिड के पार्टिकल लिक्विड में सस्पेंडेड होते हैं, आपको घूमते हुए दिखते हैं। और अगर आपने मिक्सचर को घोलना बंद कर दिया तो क्या होगा? सेटल्ड डाउन हो जाएंगे पार्टिकल। चौक पाउडर इन वाटर, अगर आपने उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया तो चौक पाउडर नीचे सेटल हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा बॉटम में, और ऊपर क्या रह जाएगा बच्चों? वाटर रह जाएगा। ओके, नव आगे बेटा प्रॉपर्टीज देखिए सस्पेंशन की। इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सस्पेंशन आर गिवन बिलो। नंबर 1, अ सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन सस्पेंशन इज क्वाइट लार्ज।
सस्पेंशन में सोल्यूट के पार्टिकल का जो साइज होता है वो लार्ज होता है. इट इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर इन डायमीटर. ये 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है डायमीटर में. आपने अभी ट्रू सॉल्यूशन पढ़ा है, वहां पे पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है. द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन इजिली. सस्पेंशन के पार्टिकल को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है. सस्पेंशन के पार्टिकल हमें वैसे ही दिख जाएंगे. चाक पाउडर इन वाटर आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं नेक्ड आई से. द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर. सस्पेंशन के पार्टिकल फिल्टर पेपर में से पास नहीं होते हैं. सो सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन. फिल्टरेशन से हम सेपरेट कर सकते हैं. आप फिल्टर पेपर में से चॉक पाउडर इन वाटर का मिक्सचर डालेंगे तो चॉक पाउडर तो फिल्टर पेपर पे रह जाएगा और वाटर सेपरेट हो जाएगा. द सस्पेंशन आर अनस्टेबल. सस्पेंशन अनस्टेबल होते. द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन सेटल्ड डाउन आफ्टर सम टाइम. कुछ टाइम बाद सस्पेंशन के पार्टिकल सेटल्ड डाउन हो जाते हैं. अ सस्पेंशन स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट बिकॉज द साइज ऑफ पार्टिकल्स आर लार्ज. बेटा ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम. स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? अगर हम सस्पेंशन में से लाइट पास आउट करेंगे, व्हाइट लाइट या कोई भी टॉर्च से लाइट आप पास आउट करेंगे तो लाइट का पाथ आपको दिखेगा सस्पेंशन में से, सॉल्यूशन में से नहीं दिखेगा क्योंकि वहां पार्टिकल का साइज छोटा होता है. इससे बच्चों क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं. तो बच्चों ये थी सस्पेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज. ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा बच्चों कोलॉइड्स. कोलॉइड्स क्या है? देखो कोलॉइड्स एक ऐसा सोल है, एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज से तो होता है बड़ा और सस्पेंशन से होता है छोटा. 1 नैनोमीटर से तो ज्यादा और 100 नैनोमीटर से कम होता है. A colloid is a kind of solution in which the size of solute particle is intermediate between those in true solution and those in suspension. कोलॉइड एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करता है. द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन कोलॉइड इज बिगर देन ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन से तो क्या होता है साइज बच्चों? ज्यादा होता है बट स्मॉलर देन सस्पेंशन. सस्पेंशन से कम होता है. दो कोलॉइड अपीयर टू बी होमोजीनियस. कोलॉइड होमोजीनियस लगते हैं कि होमोजीनियस होंगे बट एक्चुअली दीज आर फाउंड टू बी हेट्रोजीनियस. लेकिन एक्चुअली में कैसे होते हैं बच्चों? हेट्रोजीनियस होते हैं. व्हेन ऑब्जर्व अ हाई पावर माइक्रोस्कोप, एक हाई पावर माइक्रोस्कोप से हम ऑब्जर्व करेंगे. सो अ कोलॉइड इज नॉट ए ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन नहीं है कोलॉइड क्योंकि दिखता है होमोजीनियस है लेकिन हेट्रोजीनियस होता है. सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड और कोलॉइडल सॉल्यूशन: सोप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, मिल्क, इंक, ब्लड, जेली, सॉल्यूशन ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट. ये क्या कहलाते हैं बच्चों? कोलॉइडल सॉल्यूशन कहलाते हैं. अब हम क्या करेंगे? कोलॉइड्स की प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे. तो बच्चों कोलॉइड्स क्या है? एक ऐसा मिक्सचर जो लगता तो होमोजीनियस है. मिल्क हमें एक जैसा ही दिखता है, सारा टेस्ट भी एक जैसा होता है, लेकिन हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो मिल्क में फैट सस्पेंड होती है. दो चीजें हो गई, सॉलिड और लिक्विड, तो ये होमोजीनियस नहीं होता है मिल्क. ब्लड, जेली, मतलब लगता तो होमोजीनियस है लेकिन हेट्रोजीनियस ये होता है. ओके बच्चों, और ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है कोलॉइड्स की, लाइट को बहुत हाई अमाउंट में स्कैटरिंग करता है. लाइट अगर हम इसमें से पास आउट करेंगे तो लाइट की बीम और लाइट का रास्ता हमें दिखाई देगा. नाउ हम प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं किसकी? कोलॉइड्स की. बच्चों कोलॉइड्स की प्रॉपर्टी स्टडी करने से पहले एक बार देखिएगा टिंडल इफेक्ट, लाइट की स्कैटरिंग. ये हमने बीम ऑफ लाइट है, टॉर्च से यहाँ लाइट आ रही है और ये ट्रू सॉल्यूशन हमने लिया है, शुगर सॉल्यूशन लिया है, शुगर इन वाटर ट्रू सॉल्यूशन है. यहाँ आपको लाइट का रास्ता नहीं दिखेगा, लाइट पास आउट होती हुई नहीं दिखेगी, केवल आपको लाइट एंटर हो रही है वो दिख रही है, बाहर निकल रही है वो दिख रही है. आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं. और यहाँ पे देखिएगा बच्चों बीम ऑफ लाइट, जब आप सोप सॉल्यूशन में से, मिल्क में से, डार्क रूम में आप करके देखिएगा ये एक्सपेरिमेंट. जब आप पास आउट करेंगे तो लाइट का पाथ आपको दिखाई देगा, एक कोन बनता हुआ. बेटा आपने व्हीकल्स की हेडलाइट देखी है, वो भी लाइट की स्कैटरिंग हो रही होती है, वो भी कुछ इसी टाइप की लाइट होती है. इसके अलावा विंडो वगैरह में कोई होल हो जिसमें से आपकी सनलाइट एंटर कर रही हो तो उसमें भी इसी तरीके का कोन आपको बनता हुआ, इस तरीके का कोन आपको बनता हुआ दिखेगा. या फिर आप घने गहरे किसी फॉरेस्ट में जाएंगे तो जो छोटे छोटे पेड़ों के बीच में जो स्पेस है उसमें से सनलाइट एंटर कर रही होती है, वो भी क्या है बच्चों? वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है. तो ये ट्रू सॉल्यूशन लाइट की स्कैटरिंग नहीं करता है, लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या करता है बच्चों? लाइट की स्कैटरिंग करता है. ओके बच्चों, नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड देखिए.
अ कोलोइड अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस। दिखता तो होमोजीनियस है लेकिन होता कैसा है, हेट्रोजीनियस। नंबर सेकंड, द साइज ऑफ पार्टिकल इन ए कोलोइडल सॉल्यूशन इज बिगर देन दोज ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन से ज्यादा बड़ा होता है पार्टिकल का साइज बट स्मॉलर देन सस्पेंशन, और सस्पेंशन से क्या होता है बच्चों, छोटा होता है। इट इज बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। ये किस किस के बीच में होता है, 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है बच्चों। नंबर थर्ड, पार्टिकल ऑफ मोस्ट ऑफ कोलोइड्स कैन नॉट बी सीन इवन विद ए माइक्रोस्कोप। कई ऐसे कोलोइड सॉल्यूशन है जिसमें हम पार्टिकल का साइज माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। एंड लास्ट फोर्थ देखिए बच्चों, द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर में से पास आउट होंगे, इसीलिए कोलोइड कैन नॉट बी फिल्टर्ड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का यूज करके इसको हम फिल्टर नहीं कर सकते हैं। नव आगे देखिए बच्चों, फिफ्थ, कोलोइड्स आर क्वाइट स्टेबल। कोलोइड कैसे होते हैं बच्चे, स्टेबल होते। पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग। आप थोड़ी देर के लिए कोलोइड्स को रख भी देंगे तो पार्टिकल सेपरेट आउट नहीं होंगे। जैसे सोप सॉल्यूशन आपने रख दिया तो ऐसा नहीं सोप अलग हो गया वाटर अलग हो गया। अ कोलोइडल सॉल्यूशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। लाइट को स्कैटर करता है, जैसा कि अभी हमने देखा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइट जब पास आउट हो रही है तो लाइट की स्कैटरिंग इस ट्रू सॉल्यूशन में से तो नहीं दिख रही है, लेकिन जो कोलोइड है वो सस्पेंशन, इसमें से आपको लाइट का पाथ दिखाई दे रहा है। यही क्या होती है बच्चों, स्कैटरिंग होती है। तो आज बेटा हमने कोलोइड्स की प्रॉपर्टीज, कोलोइड सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी के बारे में समझा। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स लेकर आया हूँ। इट मीन्स दैट कि वी कैन टुडे स्टडी अबाउट द एनिमल किंगडम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे इसके अंदर फाइलम्स आएंगे जो आपको स्टडी करनी है। ये आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर भी काम आएंगे, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हों, चाहे आप NTSC की तैयारी कर रहे हैं या 9th की ही तैयारी क्यों ना कर रहे हों, ये आपके लिए फाउंडेशन का काम करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल किंगडम को हम डिवाइड करते हैं दो चीज़ों में, एक तो होता है प्रोटोजोआ और एक होता है मेटाजोआ। प्रोटोजोआ मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें केवल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगी। वहीं मेटाजोआ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। तो चलिए कुछ टर्म्स हैं, एक बार उनको देख लीजिएगा, फिर उसके बाद हम प्रोटोजोआ के बारे में आपको बताते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं। पहला है यहाँ पे प्रोटोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया इसका मतलब क्या है, जो ब्लास्टोपोर है फॉर्म्स माउथ। ब्लास्टोपोर क्या बनाता है, माउथ बनाता है। ड्यूटेरोस्टोमिया, ब्लास्टोपोर क्या कर रहा है भाई, एनस फॉर्म कर रहा है, तो ड्यूटेरोस्टोमिया कहेंगे इसको। कोइलम, कैविटी प्रेजेंट होती है एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में, उसको कोइलम कहते हैं। शूडो कोइलम का मतलब होता है फॉल्स कोइलम, मतलब कोइलम प्रेजेंट नहीं है। यू कोइलम का मतलब होता है ट्रू कोइलम प्रेजेंट होता है लाइन विद द मेसोडर्म, तो उसको यू कोइलम हम कहेंगे। तो वो साइलेंट फीचर्स हैं, कॉमन एग्जांपल हैं सर्टेन मेन फाइला ऑफ किंगडम एनिमेलिया, जो कि एक एक करके हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे आज। पहला है यहाँ पर फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ फाइलम की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों मैं आपको बताता हुआ चलूँ, एक तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, और एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, मतलब वाटर के अंदर ये पाए जाते हैं। सॉलिटरी और कॉलोनियल, फ्री लिविंग और पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक, मतलब ये है कि सॉलिटरी की फॉर्म में मिलेंगे आपको या कॉलोनियल की फॉर्म में मिलेंगे, कॉलोनीज की फॉर्म में, या फ्री लिविंग मिलेंगे तो ये पैरासाइटिक या फिर सिम्बायोटिक अपना शो करेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये पैरासाइटिक या फिर सिम्बायोटिक शो करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा क्या होता है, मेंटेन होता है, मतलब जितना भी जो लिक्विड जो कंटेंट प्रेजेंट होता है एक सेल के अंदर, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है उसकी सहायता से ऑस्मो रेगुलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो पाता है। बॉडी शेप में भी इरेगुलर, स्फेरिकल, ओवल, इलोंगेटेड और फ्लैटेंड। बहुत सारी बॉडी शेप्स आपको देखने को मिलेंगी, इरेगुलर मिलेंगी, कोई एक रेगुलर शेप आपको देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पर। स्फेरिकल शेप हो सकती है, ओवल हो सकती है, इलोंगेटेड होती है, फ्लैटेंड होती है। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म को हम डिफ्रेंशिएटेड करते हैं दो पार्ट में, द आउटर एक्टोप्लाज्म और इनर एंडोप्लाज्म। लोकोमोशन किसकी सहायता से करते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की सहायता से, जिनको हम शूडोपोडिया कहते हैं,
और सीलिया और फ्लैजिला की सहायता से अपनी मूवमेंट करते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। ये अमीबा का डायग्राम आप देख रहे हैं, ये प्रोटोजोआ के अंदर आता है। अब आती है बात नीचे, नेक्स्ट हमारा फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा की अगर हम बात करते हैं तो पॉरीफेरा मतलब पोर्स, सिसाइल होते हैं, स्टार्कलेस होते हैं, सेडिमेंट्री, अटैच टू द सबस्ट्रेटम, मैराइन में होते हैं, एक्सेप्ट वन ग्रुप दैट लिव्स इन द फ्रेश वाटर। खाली एक ग्रुप को छोड़ दीजिए, बाकी सारे के सारे मैराइन वाटर के अंदर होते हैं। मैराइन वाटर का मतलब क्या होता है बच्चों, जहाँ पे सॉल्ट की कंसेंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो उसको हम मैराइन वाटर कहते हैं। सिंपली अगर देखा जाए तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि भाई ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म इनकी क्या होती है, लेयर्स होती हैं। इनके अंदर सेलुलर कॉलोनी लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस आपको देखने को मिलेंगी। ये जो सेल्स हैं लूजली क्या होते हैं, हेल्ड टुगेदर एंड डू नॉट फॉर्म टिश्यू, और ये टिश्यूज़ नहीं बनाते हैं। एसिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्रिकल आपको इनकी शेप्स आपको देखने को मिलेगी। एसिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है, कहीं से भी कट कर लीजिए आपको एक ही तरीके के नज़र आएंगे। स्पंजेस के अंदर क्या होता है, वैस लाइक, जैसे गमला देखा है ना आपने, उस तरीके के स्पंजेस होते हैं, राउंडेड होते हैं, सैग लाइक ब्रांचेज आपको देखने को मिलेगी। बॉडी कैसी रहेगी, परफोरेटेड रहेगी, बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऑस्टिया दैट ओपन इनटू द कैनाल सिस्टम हैविंग द कैनाल्स। चैम्बर्स लाइंड होते हैं, कॉलर्ड फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं जिसको कॉनोसाइट्स हम कहते हैं। तो ये कुछ थे पॉरीफेरा के। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, टेबल देख लेते हैं एनिमल किंगडम की, जो आपके काम आएगी। एनिमल किंगडम को मैंने क्या बताया था कि भाई हम दो पार्ट्स में इनको डिवाइड करते हैं, एक तो प्रोटोजोआ और दूसरा है मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो ये आ जाएंगे प्रोटोजोआ की। मेटाजोआ होते हैं दो तरीके के यहाँ पर, एक तो होता है पैराजोआ और एक होता है यूमेटाजोआ। तो पैराजोआ के अंदर पॉरीफेरा आ जाएंगे, मल्टीसेलुलर होते हैं। वहीं यूमेटाजोआ की बात करें तो ये होते हैं दो तरीके के, इनकी जो रेडिएटा और बाइलेट्रिया। रेडिएटा का मतलब कहीं से भी कट कर लीजिए आपको एक ही तरीके की शेप्स नज़र आएंगी। क्निडेरिया, क्टिनोफोरा, ये सारे के सारे रेडिएटा के अंदर आते हैं। लेकिन बाइलेट्रिया के अंदर अगर देखें तो प्रोटोस्टोमिया और ड्यूट्रोस्टोमिया की फॉर्म में अलग अलग हम डिवाइड करते हैं। प्रोटोस्टोमिया में आ जाते हैं एक्वाइलोमेटा, शूडोकोइलोमेटा, कोइलोमेटा। एक्वाइलोमेटा में आते हैं प्लेटियलमेंथिस, शूडोकोइलोमेटा में आते हैं एस्केलमेंथिस और कोइलोमेटा में आते हैं एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। वहीं हम ड्यूट्रोस्टोमिया की बात करें तो इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा इसके अंदर आते हैं। ये हम सारे के सारे स्टडी करेंगे, ये एनिमल किंगडम है पूरा का पूरा, तो इसको अच्छे तरीके से एक बार आप रिवाइज करें। यहाँ साइकन एग्जाम्पल दे रखा है बेटा, जो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, पॉरीफेरा के बारे में बता रहा था मैं। तो पॉरीफेरा का एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, साइकन, यूप्लिकेटेला, वेनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पंज। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इनको एक बार दोबारा से एक बार देख लीजिए कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, कोई ऐसा वैसा टॉपिक नहीं है। तो मैंने आपको एनिमल किंगडम के बारे में बताया कि दो टाइप्स के होते हैं, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होते हैं, मेटाजोआ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कुछ टर्म्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रोटोस्टोमिया की अगर बात करें तो ब्लास्टोपोर क्या होता है, ये माउथ बनाने का काम करते हैं। ड्यूटोस्टोमिया की बात करें तो ब्लास्टोपोर एनस बनाने का काम करेंगे। कोइलम, ये कैविटी प्रेजेंट होती है एलिमेंट्री कैनाल के बीच में ना, और बॉडी वॉल, एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में जो कैविटी होती है उसको कोइलम कहते हैं। शूडोकोइलम, फॉल्स कोइलम आप बोलेंगे इसको। यू कोइलम का मतलब होता है ट्रू कोइलम लाइन विद द मीजोडर्म। मीजोडर्म भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं, कॉमन एग्जांपल्स अगर देखें तो सर्टेन मेन फाइला के, किंगडम एनिमेलिया के आपको यहाँ पर दिए गए हैं। कुछ दो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए गए हैं, फाइलम प्रोटोजोआ और फाइलम पॉरीफेरा, ये दोनों याद करने हैं। फाइलम प्रोटोजोआ फिर बता देता हूँ, यूनिसेलुलर एक्वाटिक एनिमल्स हैं, कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की सहायता से होता है। बॉडी शेप लगातार चेंज होती रहती है, स्फेरिकल होते हैं, ओवल होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं। साइटोप्लाज्म को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म की फॉर्म में। लोकोमोशन कैसे होती है, फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया की सहायता से होती है, फ्लैजिला और सीलिया की सहायता से। एग्जाम्पल है अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम।
फिर मैंने आपको फाइलम पॉरीफेरा के बारे में बताया है। आज मैंने आपको बताया सिसाइल होते हैं, स्टॉकलेस होते हैं, कोई स्टॉक नहीं होती इनके अंदर। सेडिमेंट्री होते हैं, मतलब सबस्ट्रेटम की तरफ अटैच होते हैं, नीचे मिलेंगे आपको ये बिल्कुल। मैराइन के अंदर पाए जाते हैं, छोड़ के एक ग्रुप को जो फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है। सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स इनको कहा जाता है। डिप्लोब्लास्टिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बने होते हैं। वहीं ये ऑर्गेनिजम्स की है सेलुलर कॉलोनियल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है। टिश्यूज़ की यहाँ पर कोई फॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। एसिमेट्रिकल होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल शो करेंगे ये। स्पंजेस कैसे होते हैं? वैस लाइक होते हैं, राउंडेड सैक लाइक ब्रांचेज आपको देखने को मिलेगी। तो एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर दिया गया है, और जो एग्जाम्पल है वो क्या है बच्चों? साइकन। तो बॉडी कैसी होती है? परफोरेटेड होती है, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ओस्टिया क्या होता है? द ओस्टिया दैट ओपन इनटू द कैनाल सिस्टम हैविंग कैनाल्स एंड चैम्बर्स लाइंड विद कोलर्ड फ्लैजिलेटेड सेल्स, जिसको हम कोनोसाइट्स कहते हैं। फिर मैंने आपको किंगडम एनिमेलिया का पूरा यहाँ पे ग्राफ बताया है कि कौन से किस में आएंगे, तो ये अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। एग्जाम्पल्स मैंने आज आपको बताई दिए हैं। साइकन, यूप्टिकेला, विनस फ्लावर बास्केट, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पंज। तो ये थे इंपॉर्टेंट आपके दो, मैंने आपको यहाँ पर 2 फाइलम बता दिए हैं। बाकी के फाइलम हम कल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके 2-2 फाइलम अगर हम डेली करेंगे तो ये अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो होपफुली मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएं। बेटा कल मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ, नए फाइलम के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। Hello students, good morning everyone. This is Jyoti ma'am, your maths teacher. Let's start today our maths class, chapter 13, exercise 13.6. लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 13.6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हमने कंप्लीट किया था, एंड टुडे वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, ए सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अवेलेबल इन 2 पैक्स। सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो 2 पैक्स में अवेलेबल है। फर्स्ट जो पैक है हमारा वो है 18 कैन विद रेक्टेंगुलर बेस। एक टीन है, टीन की शेप में है, जिसका बेस क्या है? रेक्टेंगुलर है। लेंथ 5 सेंटीमीटर, विड्थ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। जो सेकंड पैक है वो है ए प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस। एक सिलेंडर की शेप में है और उसका बेस क्या है? सर्कुलर है। ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर और हाइट हमें गिवन है। विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी एंड हाउ मच? किस कंटेनर की जो कैपेसिटी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है, हमें ये फाइंड करना है कैपेसिटी में हमें। तो फर्स्ट है हमारा सॉल्यूशन करेंगे हम। सॉल्यूशन सबसे फर्स्ट हमें लेंथ ऑफ टिन, लेंथ ऑफ टिन हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। ब्रेथ गिवन है हमें 4 सेंटीमीटर, और जो टिन की हाइट है, हाइट गिवन है हमें 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ टिन फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ टिन क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट। क्योंकि इसका रेक्टेंगुलर बेस है तो ये किस शेप में है? क्यूबॉइड की शेप में है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 5 इंटू 4 इंटू में 15। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 20 को 15 से करेंगे 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास कैपेसिटी किसकी आ गई? टिन की आ गई, जो फर्स्ट बैग और टिन की शेप में है। सेकंड हमारे पास डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पैक 7 सेंटीमीटर, रेडियस 7/2 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर
10 सेंटीमीटर। इसमें भी हमें कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी फाइंड करें, इसका नाम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास इसको 7/2 था, 35/10 इंटू 35/10, पॉइंट हटाने के लिए 10 का यूज़, एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। 10 से 10 कैंसिल, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5 2 जा 10, 11 पर कैंसिल। तो हमारे पास 11 इंटू 35 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 3 जा 33 और 5 385। तो इसमें कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, सिलेंडर की ज़्यादा है। हमें फाइंड भी यही करना था कि विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी। तो कैपेसिटी ग्रेटर ऑफ सिलेंडर, और कितनी ज़्यादा है, 385 माइनस में 300, 85 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है कैपेसिटी जो है सिलेंडर की वो ज़्यादा है। पहले माइनस कर देंगे सिलेंडर के वॉल्यूम में से क्यूबॉइड का वॉल्यूम माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें कितना गिवन है, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड फर्स्ट पार्ट रेडियस निकालना है एंड सेकंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हमें इसमें क्वेश्चन में गिवन भी है कि हमें यूज़ पाई इक्वल्स टू 3.14। जब हमें पाई की वैल्यू 3.14 गिवन हो तो हमें ये यूज़ करनी है, 22/7 यूज़ नहीं करनी। तो सबसे फर्स्ट हमें गिवन क्या है, द लेटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सिलेंडर का लेटरल सरफेस क्या होता है, 2 पाई आर एच, वो हमें गिवन है 94.2। 2 पाई की वैल्यू 3.14, आर फाइंड करना है। हाइट हमें कितनी गिवन है इसमें, हाइट ऑफ सिलेंडर इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 5 इज इक्वल टू 94.2। रेडियस इधर हमारे पास लेफ्ट में रहेगी 94.2, 2 5 जा 10 इंटू 3.14। सोल्व करेंगे 94.2 सॉरी 90 ये कंप्लीट 94.2, ये 942 अपॉन में 10, पॉइंट हटाने के लिए अपॉन में 10 इंटू में 314, इसका पॉइंट हटाने के लिए 100 जो है हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा रेसिप्रोकल के साथ, 100 से ये कैंसिल, 3 पर कंप्लीट कैंसिल, देन आर इज इक्वल टू में 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारे पास कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर आ गई। ये हमारा क्या होगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 3.14, आर 3 इंटू 3, एच हमारे पास 10 है तो 314/100 इंटू 9 इंटू में 10, 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 1 जा 9 और 3 12, 1 कैरी, 9 3 जा 27 और 1 28, अपॉन में क्या आ गया 10, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ गया 282.6 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ गया 282.6 सेंटीमीटर क्यूब आ गया हमारा। वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो हमेशा सेंटीमीटर या मीटर क्यूब में आती है, एंड सरफेस एरिया की स्क्वायर में आती है। इस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जो वॉल्यूम ऑफ टी निकाला था तो 300 सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि वॉल्यूम
की यूनिट क्या है, क्यूबिक में होती है, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 385 सेंटीमीटर क्यूब। ये यहाँ बाय मिस्टेक रह गया था। ओके क्लास, ये सेकंड क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड किया है 282.6 सेंटीमीटर क्यूब। थैंक यू।